नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे ईला चंद्र जोशी जी द्वारा रचित जहाज का पंछी उपन्यास की तात्विक समीक्षा। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रत्येक उपन्यास की रचना के लिए ज्यादातर जो विद्वान हैं उन्होंने एक सफल उपन्यास के लिए कथावस्तु, पात्र, संवाद, देशकाल, भाषा शैली तथा उद्देश्य के यथा योग्य संयोजन पर अधिक बल दिया। यानी एक अच्छी रचना में, वो भी कौन सी उपन्यास में, ये सभी तत्व अनिवार्य है। तभी एक रचना, अगर इनका संयोजन होगा, इनका सामंजस्य होगा, तो ही एक उपन्यास अच्छी रचना के रूप में सामने आ सकता है। जहाज का पंछी ईला चंद्र जोशी जी द्वारा रचित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें लेखक ने समाज की विभिन्न विसंगतियों को उजागर करते हुए उन पर प्रहार किया है। इस उपन्यास में व्यक्ति और समाज के संघर्ष का चित्रण अत्यंत यथार्थवादी ढंग से किया गया है। व्यक्ति यहाँ पर नायक है और समाज की जो विसंगतियां हैं उसके साथ वो प्रत्येक कदम पर लड़ते हुए, हम संघर्ष करते हुए हम देखते हैं। तो ये बहुत ही यथार्थवादी ढंग से चित्रित है। उपन्यास के तत्वों के आधार से अगर हम इसकी समीक्षा की बात करें तो यहाँ सबसे पहला जो तत्व है वो कौन सा है? कथावस्तु। देखिए, कथावस्तु उपन्यास की उस सामग्री का नाम है जिसे लेखक जीवन के विस्तृत आयाम से चुनता है। आसपास फैला हुआ जो उसका वातावरण है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे राजनीतिक है, या उसके जीवन में अन्य जो भी चीजें उसके आसपास घटित होती है, उनसे वो क्या करता है? उस सामग्री को एकत्रित करता है। जब लेखक द्वारा चुनी गई ये सामग्री पात्रों, विभिन्न क्रियाकलापों, घटनाओं आदि के द्वारा निरूपित की जाती है तो उसे कथावस्तु अथवा कथानक कहते हैं। इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, प्रामाणिकता होनी चाहिए, रोचक होना चाहिए कथानक, उत्सुकता बनी रहे, कार्य कारण संबंध निर्वाह तथा जीवन की महत्वपूर्ण समस्याओं को उभारने और उनका समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता होनी चाहिए। केवल समस्याओं का चित्रण ही नहीं बल्कि उनका समाधान प्रस्तुत करना भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा एक सफल रचना में। जहाज का पंछी एक ऐसे अनाम कथानायक की कहानी है जो बेकारी से छटपटाकर कलकत्ता पहुंचता है, किंतु यहाँ भी अनेक स्थलों पर भटकता है, किंतु कहीं स्थायी आश्रय नहीं प्राप्त कर पाता। यह भटकाव उसे जीवन की विभिन्न विसंगतियों से परिचित कराते हैं जिनसे जूझने के लिए वह बार बार मिले हुए आश्रयों को भी छोड़ देता है। बार बार उसे सहारा मिलता है, कहीं वो रसोइये की नौकरी करता है तो कहीं कुछ अन्य व्यायाम जैसे कार्य भी करता है, लेकिन फिर भी वो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए छोड़ देता है। उपन्यास के अंत में लीला के पास उसे स्थायी आश्रय मिलता है तो उसे भी छोड़कर वह रांची चला जाता है, जहां एक स्वामी जी की प्रेरणा से वह लीला के साथ लौट आता है, क्योंकि वह भी उसके साथ मिलकर समाज के पीड़ित और शोषित वर्ग की सेवा करना चाहती है। कथावस्तु प्रारंभ में विभिन्न घटनाओं पर आधारित है जिसके आधार पर कथानायक अनेक कटु अनुभव प्राप्त करता है। यानी उसे बहुत जीवन के कड़वे अनुभव उसे मिलते हैं जो उसे सामाजिक विसंगतियों से जूझने के लिए प्रेरित करते हैं। उपन्यास के उत्तरार्ध में कथानायक विभिन्न विसंगतियों का सामना करते हुए लीला के संपर्क में आता है और अंत में उसके सहयोग से अपने उद्देश्य की पूर्ति भी करता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जहाज का पंछी उपन्यास की कथावस्तु छोटी छोटी मर्मस्पर्शी घटनाओं से जुड़ी हुई है, गुंथी हुई है, जो कथानायक के जीवन को प्रभावित करती है और इन्हीं के माध्यम से लेखक ने समाज में जो विकृतियां हैं, विसंगतियां हैं, उनको यथार्थ धरातल पर उभारा है। कथावस्तु में रोचकता तथा उत्सुकता बनी रहती है। समस्त घटनाएं विश्वसनीय तथा आम जीवन से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो इस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये एक सफल कथानक कहा जा सकता है जहाज का पंछी उपन्यास का। दूसरा हम यहाँ पर पॉइंट बनाएंगे पात्र और चरित्र चित्रण। देखिए, किसी भी उपन्यास में पात्रों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और पात्रों को हम देखें तो मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो मुख्य पात्र और दूसरा कौन से होते हैं? गौण पात्र। यहाँ लेकिन जो भी उपन्यास में पात्र हो वो कैसे हो? स्वाभाविक और सजीव होने चाहिए। जहाज का पंछी उपन्यास की अगर बात करें तो इसमें कथानायक है जो भगत है, इसका कोई विशेष जो संबोधन है वो भगत से ही होता है। लीला है, बेला है, करीम चाचा है, मिस साइमन, स्वामी जी, प्यारे, भादुड़ी महाशय, दीप्ति, फ्लोरा, फ्रैंक आदि इसमें है। इन सभी पात्रों को लेखक ने यथार्थ के धरातल पर प्रस्तुत किया है। इनका चित्रण घटनाओं, विवरणों, पात्रों के क्रियाकलापों, पारस्परिक वार्तालाप आदि के माध्यम से किया गया है। कथानायक अनाथ, बेकार, पढ़ा लिखा युवक है जो नौकरी की तलाश में कलकत्ता आकर अनेक स्थानों पर काम करते हुए विभिन्न कटु अनुभवों को प्राप्त
कर समाज में हो रहे इंसान के शोषण के विरुद्ध जंग करना चाहता है। वो देखता है कि आसपास समाज में कितनी बुराइयां हैं, कितना भ्रष्टाचार है, तो वो उसके लिए जंग करना चाहता है। लीला एक उच्च वर्गीय सुसंस्कृत किंतु दमित वासनाओं से ग्रस्त नारी होते हुए भी अपनी समस्त संपत्ति शोषितों के कल्याण के लिए अपनी इच्छा से दान कर कथानायक के साथ मिलकर शोषण के विरुद्ध संघर्ष में सम्मिलित हो जाती है। बेला अपनी वासनाओं की तृप्ति के लिए स्वयं को कथानायक को समर्पित करना चाहती है, परंतु कथानायक उसे नहीं अपनाता। करीम चाचा हैं जो कथानायक को आश्रय देने वाले एक सहृदय व्यक्ति हैं। मिस साइमन वैश्यालय चलाती हैं। स्वामी जी हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति पर आस्था रखने वाले योगी हैं तथा कथानायक को जीवन संघर्ष की प्रेरणा भी देते हैं। लेखक ने इन सभी तथा अन्य सभी पात्रों जैसा उसने देखा वैसा ही चित्रण किया। जैसे जैसे पात्र इसके जीवन से जुड़ते चले गए, उनका चित्रण वैसा ही करते चले गए, जिससे उनकी स्वाभाविकता बनी रही। इस कारण इनमें चेतना और स्पंदन विद्यमान है। ये सभी हमें अपने आसपास के चरित्र ही लगते हैं। पात्रों को उनके सहज रूप में प्रस्तुत करने में यह उपन्यास सफल रहा है। अगला जो हम यहाँ पॉइंट बनाएंगे वो बनाएंगे संवाद तथा कथोपकथन या कथा या संवाद योजना। इसमें कथा वस्तु को सार्थकता तथा गति प्राप्त होती है। पात्रों के व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन भी किसके माध्यम से होता है? संवादों के माध्यम से, क्योंकि जब पात्र बोलकर अपने भावों की अभिव्यक्ति करेंगे तभी हमें पात्र की मानसिकता का पता चलेगा। संवाद सहज, स्वाभाविक, संक्षिप्त, पात्रों के अनुकूल और सटीक होने चाहिए। जहाज का पंछी उपन्यास की संवाद योजना भी बहुत स्वाभाविक है। कुछ संवाद या लंबे भाषण जैसे लगते हैं, परंतु इनमें वक्ता के विचारों को जानने का अवसर हमें प्राप्त होता है। इन संवादों के माध्यम से मानव मनोविज्ञान का उद्घाटन, वातावरण का निर्माण, उद्देश्य की अभिव्यंजना, अंतर्मन की अभिव्यक्ति आदि भी होती है। लीला जब नायक को लेने रांची आती है तो उस समय दोनों के संवादों को उनके अंतर्मन की समस्त भावनाएं छलक उठती है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, तो क्या मैं यह समझूं कि तुमने अपना मन स्थिर कर लिया है? बॉय के चले जाने पर मैंने कहा, मेरा मन अस्थिर कब था? तुम भी कभी कभी बड़ा अजीब प्रश्न कर बैठती हो। उसकी कुछ कुछ गीली आंखें सहसा दृढ़ता, दुष्टता भरी मुस्कान की उजली धूप में चमकने लगी। मेरा मतलब यह नहीं था। तब क्या था तुम्हारा मतलब? फिर वही दुष्टतापूर्ण मुस्कान उसकी आंखों में खिल गई, जिससे मैं बहुत घबराता था। मैं ये पूछना चाहता था कि मेरे प्रस्ताव को तुमने पूर्णतः निश्चित रूप से स्वीकार कर लिया है? तो ये दोनों की आपसी बातचीत है। आप संवादों में अगर आपको कोई और आसान संवाद मिले तो आप उनको भी यहाँ पर शामिल कर सकते हो। अगला यहाँ जो हम पॉइंट बनाएंगे वो होगा देश, काल और वातावरण। देखिए, देश काल और वातावरण की बात करें तो उपन्यास की घटनाएं जिस स्थान तथा काल विशेष में घटित होती है उनका यथा तथ्य चित्रण देश काल तथा वातावरण के अंतर्गत आता है। इससे युग विशेष की जीवन पद्धति, आचार विचार, रहन सहन आदि का हमें पता चलता है। जहाज का पंछी उपन्यास में देश काल और वातावरण का चित्रण तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप किया गया है। जो कथानायक है वो कलकत्ता में आश्रय के लिए भटकता है। इस भटकाव की स्थिति में वह सारा कलकत्ता घूम जाता है। एक स्थान का वर्णन उसने इस प्रकार किया है कि इस विराट नगर की बड़ी बड़ी सड़कों के दोनों ओर से घिरे हुए जो बड़े बड़े भवन, शोध श्रेणियों और अट्टालिकाएं खड़ी थी, उनकी ईंट ईंट के भीतर जैसे मनुष्य रूपी असंख्य कीट भरे पड़े थे। पर उनमें मेरे और मेरे ही जैसे संबल जीवन संघर्ष में थके हारे युग युग से भटकते हुए पथिकों के लिए कहीं तिल भर भी स्थान नहीं था। इससे कलकत्ता नगर में जो भव्य भवन है उनका परिचय हमें मिलता है। लीला का यह कथन कि वह बापू के साथ साल भर रही है तथा बिनावा जी के भूमि दान आंदोलन में उनके साथ ही तत्कालीन समय का परिचय देता है। लेखक ने वेशभूषा, गृह सज्जा, रांची में मनोरोग चिकित्सालय का जो चित्रण है, मिस साइमन के वैश्यालय आदि का जो चित्रण किया है, वो तत्कालीन वातावरण को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करता है। तो किसी भी उपन्यास में देश काल और वातावरण उस समय के समाज का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अगला जो हम यहाँ पॉइंट बनाएंगे वो होगा भाषा शैली। देखिए, एक सफल उपन्यास की रचना में भाषा के में जो भाषा है वो सहज और स्वाभाविक हो तथा पात्रों के अनुकूल उसका प्रयोग होना चाहिए।
भाषाई प्रयोग की दृष्टि में जहाज का पंछी एक सफल रचना है। इसमें मुख्य रूप से तत्सम प्रधान शब्दावली से युक्त भाषा का प्रयोग किया गया है, जैसे स्तब्ध है, मूक है, उत्कट है, विराट है, दृष्टि निर्दिष्ट, मुख्य आदि जो शब्द है उनका प्रयोग किया गया है। लेकिन कहीं कहीं पर अंग्रेजी, उर्दू, देशज शब्दों का भी सहज रूप से प्रयोग हुआ है, क्योंकि देखिए आधुनिक काल में जो रचनाएं हैं उनमें हिंदी भाषा के साथ साथ जो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी ये शब्द होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण है, जैसे पार्क है, टैक्सी है, हाईकोर्ट, किताब, हिदायत, तख्त, इत्मीनान, दुरदुराकर, खदेड़ना, फाटक, अनमनी, लोअर आदि ये शब्द हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। बंगाली और विदेशी पात्र बिगड़ी हुई हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। जो बंगाल से जुड़े हुए हैं और विदेशी पात्र हैं उनकी भाषा कैसी है? बिगड़ी हुई हिंदी है। तथा लीला कथानायक स्वामी जी आदि परिनिष्ठित भाषा यानी शुद्ध हिंदी का प्रयोग व्यवहार में लाते हैं। इस उपन्यास की शैली कैसी है? आत्मकथात्मक है। कथानायक उत्तम पुरुष के रूप में अपने जीवन के विविध प्रसंगों को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है। क्योंकि आत्मकथात्मक है तो कथानायक यहाँ पर क्या है? उत्तम पुरुष है। इसके बाद उद्देश्य की अगर बात करें तो ईला चंद्र जोशी द्वारा रचित उपन्यास जहाज का पंछी पर अगर विचार करें तो ये एक 100 उद्देश्य रचना है, यानी उद्देश्य इसमें शामिल है। इस उपन्यास में लेखक ने एक ऐसे बेरोजगार अनाथ नवयुवक के अस्तित्व के संघर्ष की कहानी को प्रस्तुत किया है जो अपनी आशाओं, आकांक्षाओं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सीमाओं, विभिन्न द्वंद्वों के माध्यम से कोई रास्ता निकालना चाहता है। समाज में व्याप्त शोषण, रूढ़ियों, विकृतियों आदि को दूर करना चाहता है। इन सब के लिए उसे किसका सहयोग मिलता है? लीला का सहयोग मिलता है और वो इस कार्य में जुट जाता है। तो अंत में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है कि कह सकते हैं कि जहाज का पंछी उपन्यास के तत्वों के आधार पर यह एक सफल रचना है जिसमें लेखक ने व्यक्ति तथा समाज के यथार्थ जीवन और संघर्ष का चित्रण करते हुए व्यक्ति के स्थान पर समाज को प्रतिष्ठा प्रदान की है, यानी महत्व किसको दिया है? समाज को महत्व दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये उपन्यास की तात्विक समीक्षा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।